चंद ही पल बाकी है जब ईवीएम का पिटारा भी खुल जाएगा और काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। ज़्यादा वक्त नहीं लगना है अब इसमें, क्योंकि प्रतीक्षा भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। 2.5 महीने की जद्दोजहद रही और 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है मतदान को भी, और अब परिणाम आने का दिन भी आज है। चंद पलों में परिणाम आना भी शुरू हो जाएगा। उसी के साथ लोगों की जो आशंकाएं या फिर उम्मीदें, जिस तरह की स्थितियां थी, जो भी कुछ स्थितियां हैं, वो सब कुछ साफ हो जाएंगी। तमाम तरह की के रुझान सामने आए और इन सारे मामलों का पटाक्षेप हो जाएगा। परिणाम सामने आ जाएंगे, सभी जान जाएंगे कि क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आदेश दिया है उत्तराखंड की जनता ने अपने नेतृत्व को, किसे नेतृत्व चुना है, किसका नेतृत्व होगा उत्तराखंड में। ये सारी तस्वीरें कुछ ही पलों में साफ हो जाएंगी। और इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टूडियो से दीपक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक, किस तरह का नज़ारा है? लंबा इंतजार किया है उत्तराखंड की जनता ने परिणामों को लेकर के। 6 मार्च है आज, किस तरह का नज़ारा, उत्साह देखा जा रहा है? मतगणना केंद्रों का क्या हाल है? उसका सुबह से ही मतगणना केंद्रों की अगर बात करें तो सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के साथ साथ उनके समर्थकों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। सभी लोग अंदर जाने की तैयारी करें। और फिलहाल मैं अभी बता दूं कि चंद मिनट रह गए यहाँ पर मतगणना शुरू होने में, और पोस्टल बैलेट की हालांकि गिनती यहाँ पर शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था। कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं पोस्टल बैलेट से, तो ऐसे में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और सभी जगह पर सभी दलों के प्रत्याशी पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। कहीं ना कहीं सबको आशंका है कि इसमें धांधली होने की, जिस तरीके से पहले से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर इसको लेकर चल रहा था। हालांकि अभी गिनती जारी है पोस्टल बैलेट की, और जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होती है इसके बाद फिर ईवीएम में काउंटिंग शुरू हो जाएगी सभी मतदान केंद्रों पर। और जो 788 जो प्रत्याशी हैं पूरे प्रदेश भर की 70 विधानसभा में, उनके भाग्य का फैसला होगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि शुरुआत के आधे घंटे से हमें रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे कि कहां पर कौन बढ़त में है और कौन आगे चल रहा है, कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में हमें पहला नतीजा हमें यहाँ पर सामने आ सकता है। ये इंतजार जो लोगों का है वो खत्म हो सकता है। तो ऐसे में सभी प्रत्याशियों की धड़कनें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि काफी लंबा इंतजार था। मैं बात करूं 5 राज्यों में चुनाव थे, तो उत्तराखंड में सबसे पहले 30 जनवरी को चुनाव हुआ था पहले फेज में। उसके बाद से लगातार अन्य राज्यों में चुनाव थे और 5 राज्यों की आज एक साथ यहां पर मतगणना हो रही है। तो लंबा इंतजार उत्तराखंड के जो 788 प्रत्याशियों के साथ साथ उत्तराखंड की जनता को यहां पर करना पड़ा है मतगणना को लेकर। तो फिलहाल काउंटिंग पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और जल्द ही हमें रुझान मिलने लग जाएंगे। लगातार हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं हमारे सभी संवाददाता सभी काउंटिंग सेंटर से, और सबसे पहले हम लोग रुझान दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। उत्कर्ष। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से नज़ारा ये भी सामने आया कि नेतागण प्रत्याशी जो भी मैदान में उतरे थे और मतगणना केंद्रों पर पहुंचने से पहले भगवान की पूजा अर्चना करने में भी पीछे नहीं हटे हैं। बिल्कुल, मैं एक रात पहले की मैं अगर बात करूं तो कल से ही जितने भी प्रत्याशी हैं उनके घरों पर उनके समर्थकों का जमावड़ा था। मेरे ख्याल से कोई भी प्रत्याशी, कई प्रत्याशियों से हमने रात को बात की, उनके पास हम लोग गए थे, शायद कोई भी रात को चैन से नहीं सो पाया था। सभी को आज सुबह 8 बजे का इंतजार था। जैसे ही मतगणना शुरू होगी उसके बाद रुझान आने शुरू होंगे, नतीजे आएंगे। तो क्योंकि काफ़ी लंबा समय है, काफ़ी मेहनत उन लोगों ने की और 5 साल में एक बार ये मौका आता है उन जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का, तो जनता को भी इसका लंबे समय से इंतजार है। फिलहाल प्रत्याशी भी सुबह से ही पूजा अर्चना से घर से टीका लगा के मंदिरों में जाकर अपने इस देवता को याद कर मतगणना केंद्रों पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि उनकी जीत हो, लेकिन जनता ने किसे वोट दिया, जनता ने किसे चुना है, ये 1 घंटे बाद इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा और जनता किसके हाथ में प्रदेश की बागडोर सौंपती है। क्या भाजपा दोबारा से सत्ता में वापस आती है या फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी होती है। हालांकि मैं अपने सर्वे का थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। जो हमने शुरुआती अपना जो सर्वे दिखाया था नेटवर्क 10 का, मतदाताओं की नब्ज टटोली थी, उसमें निकलकर सामने आया था कि कांग्रेस इस बार बढ़त बनाती दिख रही है भाजपा की अपेक्षा। लेकिन ये आकलन था, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। कुछ देर में साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी और कौन यहाँ पर उत्तराखंड की बागडोर संभालेगा। उत्कर्ष, आज मौसम की अगर बात की जाए तो मतगणना हो रही है और कुछ समय पहले से मौसम थोड़ा सा रात से ही खराब चल रहा है। क्या इसका भी कुछ असर मतगणना पे देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, जैसे कल रात की हम बात करें तो कल रात से ही देहरादून और उसके आसपास में हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई। तो मैं यह कहूं कि पूरे प्रदेश में रात भर में हल्की बरसात हुई है। ऐसे में जो जिला निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है उन पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, क्योंकि बाहर मतगणना केंद्र के पास टेंट लगाए गए थे। उनकी कोशिश थी कि बाहर कुर्सियां लाके वहां पर काउंटिंग सेंटर्स, कई जगह खुले में काउंटिंग वहां पर हो रही है। ऐसे में वहां पर काफी दिक्कतें हुई हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है, जैसे अल्मोड़ा की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर रात भर से बारिश हो रही है, देहरादून में बारिश हो रही है, तो वहां पर थोड़ा सा व्यवधान पड़ सकता है मतगणना पर। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि अभी मौसम साफ हो गया है,
है, मौसम खुल गया है और मतगणना टाइम पर शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, थोड़ी देर में ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके बाद रुझान मिलने हमें शुरू हो जाएंगे। हालांकि मौसम को लेकर थोड़ी चिंताएं प्रत्याशियों के साथ साथ जो जिला प्रशासन उसके चेहरे पर नजर आई थी, लेकिन फिलहाल सब कुछ सामान्य होता दिखाई दे रहा है। मौसम भी अब साथ देता दिखाई दे रहा है। उत्कर्ष, बिल्कुल दीपक, अगर एक छोटा सा सवाल और यहाँ पर आपसे करें कि कितना इंतजार, एक लंबा इंतजार किया है उत्तराखंड की जनता ने परिणामों को जानने के लिए, अपने नेता को पहचानने के लिए कि आखिर उनके सूबे में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, तमाम तरह के सवालात, उनके नेता, उनके विधायक कौन बनने वाले हैं, परिणाम आने कब तक शुरू हो जाएंगे, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से ईवीएम, क्योंकि काउंटिंग ईवीएम के थ्रू हो रही है और ईवीएम की एक खासियत है कि कोई सी भी मशीन हो 10 मिनट के अंदर, भले ही उसमें 10,000 वोट हो या भले ही उसमें 100 वोट हो, 10 मिनट के अंदर पूरे वो वोट काउंट कर लेती है। ये ईवीएम की खासियत है। तो ऐसे में नतीजे आने में बहुत देर नहीं लगेंगे और वो डिपेंड करेगा कितने राउंड की वहां पर मतगणना होती है। और पहले ही राउंड के बाद हमें रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि ईवीएम में जैसे ही गिनती शुरू होती है उसके 10 मिनट के बाद हमें रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। हम मतदाता को यहाँ पर दिखा सकेंगे और वो डिपेंड करेगा कि कितने वोट हैं उसमें, उसके हिसाब से काउंटिंग नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 10 मिनट के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे जैसे ईवीएम में गिनती शुरू होती है पोस्टल बैलेट के बाद, और उसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लाल कुआं, गदरपुर और ये कुछ जो पहाड़ की ऐसी सीटें जहां पर कम मतदाता है, वहां के रुझान सबसे पहले हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर आपको रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ में। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही कुछ ही पलों में ईवीएम का पिटारा भी खुल जाएगा। ईवीएम से भी आंकड़े बाहर आने लगेंगे, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, ये मिले हैं, ये साफ हो जाएगा किसके हिस्से में कितने वोट गए हैं, कौन सी पार्टी का क्या हाल है सूबे में। ये सारी तस्वीरें बस चंद ही पलों में साफ होने वाली है, क्योंकि ईवीएम का पिटारा भी खुलने वाला है और इसके साथ ही रिजल्ट्स एक लंबे इंतजार के बाद सामने आने वाला है। तस्वीरें तमाम मतगणना स्थलों की हमने आपको दिखाई, अल्मोड़ा से दिखाई, हल्द्वानी से दिखाई, इन जगहों पर किस तरह से मतगणना का काम वहां पर चल रहा है, मतगणना किस तरीके से चल रही है। वहां पर अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद हैं पूरी तरीके से। सुबह से ही लगातार नेटवर्क 10 आपको पल पल की खबर दे रहा है, किस तरह से वहां पर क्या गतिविधियां लगातार चल रही हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाया जा रहा है। हल्द्वानी में सुरक्षा को लेकर के किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, ये भी देखिए आप। प्रशासन लगातार कोशिश यहां पर करता रहा है पूरे चुनाव के दौरान भी कि चुनाव में कोई कमी न रहने पाए और चाक चौबंद व्यवस्था करने की भी कोशिश की गई रही है। वहीं अब आज मतगणना का अंतिम कार्य हो जाएगा, चुनाव का पूरा कार्यक्रम कह सकते हैं कि मतगणना के बाद परिणाम सामने आ जाएंगे, एक काम पूरा हो जाएगा। लोगों को ये जानने का मौका भी मिलेगा कि कौन सा दल या फिर कौन से नेता उनके सामने आने वाले हैं। तो हल्द्वानी की तस्वीरें आपको, उनके विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं इस समय टीवी के स्क्रीन पर, किस तरह से हल्द्वानी में मतगणना के दिन आज माहौल बना हुआ है, किस तरह का नज़ारा है वहां पर देख सकते हैं आप। काफी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, मतगणना केंद्र पर मौजूद है, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना पैदा होने पाए। वहीं मतगणना केंद्रों पर अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कुछ देर पहले ही शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है ईवीएम के पिटारे के खुलने का।
तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से मतगणना केंद्रों पर नजारा है। रतन नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। रतन, जानना चाहेंगे किस तरह से आप मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं, किस तरह से नजारा वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए उत्कर्ष, मैं बता दूं मतगणना केंद्र पर मैं मौजूद हूँ। जिस मतगणना केंद्र में मैं मौजूद हूँ ये नंजनपुर सब्जी मंडी का इलाका है। यहाँ पर 7 विधानसभाओं की मतगणना होनी है मिश्रा। 7 विधानसभाओं की मतगणना यहाँ पर होनी है और जो यहाँ का नजारा है, चारों तरफ पुलिस व्यवस्था, 4 इंतजाम किए गए हैं, डॉग स्क्वाड यहाँ पर लगे हैं, बम दस्ता यहाँ पर मौजूद है। कह सकते हैं कि सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है। डीएम दिलीप ज्वालकर सहित प्रशासनिक अमला लगातार सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है, सुरक्षा देख रहा है कि सुरक्षा किस प्रकार हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के साथ साथ ही यहाँ पर अब जैसे कि ठीक 8 बजने के लिए कुछ ही चंद समय बचे हैं, ठीक यहाँ पर जो मतगणना शुरू होने वाली है वो पोस्टल बैलेट की मतगणना होने वाली है। और जिस तरह से मतगणना की अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि उत्तराखंड के चुनाव में पोस्टल बैलेट एक अहम भूमिका निभाता है। भाजपा और कांग्रेस में जिस तरह से लगातार पोस्टल बैलेट को लेकर जो घमासान मचा था वो बात अब किसी से छुपी नहीं है। भाजपा, हालांकि ये बात जरूर है कि पोस्टल बैलेट की जो अभी तक जो नतीजे सामने आए उनमें दोनों बार भाजपा को सफलता मिली है। पोस्टल बैलेट भाजपा के खेमे में गए हैं, लेकिन इस बार भी पोस्टल बैलेट किस खेमे में जाएंगे, भाजपा अपना पोस्टल बैलेट को अपना बताती है। पोस्टल बैलेट को लेकर काफी बवाल हुआ, नाइट्रोटन ने उसे प्रमुखता से दिखाया था। अब पोस्टल बैलेट यहाँ पर खुलने वाले, तकरीबन खुलने ही वाले हैं। ठीक है, जैसे ही 8 बजेंगे पोस्टल बैलेट की गिनती पहले प्रारंभ हो जाएगी। और पोस्टल बैलेट की बात करें, अगर मैं जिले की बात करूं तो जिले में 9,145 पोस्टल बैलेट हैं और ये 9,745 पोस्टल बैलेट में से मसूरी में तकरीबन 2,000 पोस्टल बैलेट जिले में सबसे ज्यादा हैं। सबकी नजरें पहले पोस्टल बैलेट पर ही टिकी हैं। जी बिल्कुल रतन, अगर बात की जाए नेताओं की, प्रत्याशियों की, तो उनके चेहरे पर काफी बेचैनी नजर आ रही होगी इस वक्त। प्रत्याशियों के चेहरे पे काफी बेचैनी है। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन यहाँ के जो आधे से ज्यादा प्रत्याशी है जिनको मैंने देखा है कुछ यहाँ से जाते हुए, आज मंगलवार का दिन है और कुछ बजरंगबली के पास जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं मंगलवार के दिन। तो कुछ यहाँ डाट काली का मंदिर होता है, आधे से ज्यादा जो यहाँ के प्रत्याशी के जिन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो डाट काली मंदिर की तरफ प्रस्थान करके गाड़ी जा चुके हैं। डाट काली मंदिर से आशीर्वाद लेने के बाद ही वो प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे। तो जो कुछ 2-4 यहाँ पर बजे किन्नर रजनी रावत वो इस टाइम यहाँ पर इसके मंडी के अंदर जहाँ पे मतगणना होनी वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि किन्नर रावत, रजनी रावत से जो हमने बात की तो उनका कहना था कि जब वो इससे पहले मेयर के चुनाव में जब खड़ी हुई थी तो उनको लगा था कि उनके वोटों को लेकर धांधली की बात सामने आई थी और वो दूसरे नंबर पर रन अप रही थी। तो रजनी रावत यहाँ पर सबसे पहले पहुंची है। उन्हें आज भी ये डर सता रहा है कि जिस तरह से उनके साथ जब मेयर के चुनाव में वो खड़ी थी उनकी मशीनों के साथ गड़बड़ी की गई, ऐसा रजनी रावत ने आरोप लगाया था। कहीं इस बार ना तो रजनी रावत अपने रायपुर विधानसभा पोलिंग के सामने बिल्कुल सामने खड़ी है। और तकरीबन यहाँ पर सारे जितने भी विधानसभा के जो प्रत्याशी लगातार सब यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, उक्रांद हो, सबके आरओ यहाँ पर पहुंच चुके। बस कुछ ही चंद सेकंडों बाद गणना शुरू हो जाएगी। जी मिश्रा जी। बिल्कुल रतन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपने देखा कि मतगणना केंद्रों पर क्या नज़ारा है। सीधे हमने अपने संवाददाताओं से संपर्क भी किया है इस पूरी तस्वीरें आप तक सही पहुंचाने के लिए। क्या कुछ किस तरह की हलचल मतगणना केंद्रों पर है, लोगों के बीच किस तरह का माहौल है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, ये आपको सबसे पहले नेटवर्क 10 ने दिखाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से आपको हल्द्वानी के दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरीके से मतगणना का काम चल रहा है। तो नेटवर्क 10 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी की, जहां पर मतगणना का काम चल रहा है। अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। चंद ही पलों में ईवीएम का पिटारा भी खुल जाएगा। ईवीएम से भी वो आंकड़े जिनका लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। तमाम तरह की आशंकाएं और उम्मीदें, रुझान क्या थे और क्या हकीकत निकलकर सामने आ रही है, ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो देखिए ताज़ी तस्वीरें आपने देखी, हल्द्वानी की तस्वीरें देखी, किस तरीके से मतगणना केंद्रों पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस समय एक बार फिर से चलेंगे अपने सहयोगी दीपक के पास में। दीपक,
बात की जाए अगर इस पूरे चुनाव में, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, ये बात सामने आई थी। फिलहाल इस समय हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिलक राज बेहड़ आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बेहड़ साहब, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी धन्यवाद। बेहड़ साहब, जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आने वाली थी, आपकी उम्मीदें क्या हैं? ये कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं, स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी जी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ 5 साल में किया है वो उनके सामने आने वाला है। तो भ्रष्टाचार के उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो जनता की उपेक्षा की है, विकास को रोक दिया है, तो इसलिए लोग कांग्रेस की वापसी चाहते हैं, इसलिए स्पष्ट बहुमत के साथ। बिल्कुल बेहड़ साहब, यहाँ उम्मीद जो रुझानों की तस्वीरें सामने आई थी उसमें बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर कांग्रेस का नाम सामने आया था, लेकिन बहुमत की बात यहाँ पर कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, ये बात रुझानों में सामने नहीं आ पाई है। आपका क्या कहना है? बहुमत के नजदीक जरूर आप लोगों ने बताया है जी, पर बहुमत आने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुमत के नजदीक तो आप लोग बता ही रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि सरकार जो है स्पष्ट बहुमत से बनेगी। तो अगर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर क्या अगला स्टैंड क्या होगा, कि किसका सहयोग लेने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी ने कहा है कि सारे विकल्प खुले हैं, सारे रास्ते खुले हैं जी। हमारा किसी से गुरेज नहीं है, पर हमारा फिर भी मानना है कि वैसे स्पष्ट बहुमत से सरकार बननी चाहिए। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती तो कोई गुरेज नहीं है, हम किसी को भी अपने साथ ले सकते हैं। बिल्कुल बेहड़ साहब, क्या मानते हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर से आने की संभावना, रुझान जैसा बताते हैं कि एक बार फिर से आने की संभावना है, क्या ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से कांग्रेस एक बार बड़ी पार्टी के रूप में फिर से सामने आ रही है? सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में सरकार चली। फिलहाल हमारा संपर्क बेहड़ साहब से टूट गया है, लेकिन उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि बहुमत से कांग्रेस पार्टी इस बार सूबे में आएगी और सरकार भी बनाएगी। आपको बता दें कि काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है, ईवीएम का पिटारा खुल चुका है, आंकड़े अब बाहर आना शुरू हो जाएंगे। 8 बज चुके हैं, 8 बजे से ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होनी थी। ईवीएम में क्या आंकड़े छुपे हैं, ये तथ्य सामने आने थे। इस समय फिर जुड़ेंगे अपने सहयोगी दीपक के साथ में। दीपक, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, 8 बज चुका है, रुझानों ने जो तस्वीरें बताई थी, क्या वही तस्वीरें आने वाली हैं? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निश्चित तौर पे कुछ 10 ही मिनट में हालांकि सामने आ जाएगा, क्योंकि ईवीएम में 10 मिनट के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझान हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक ईवीएम में भले कितने भी वोट हो 10 मिनट में पूरी वोटों की काउंटिंग कर लेती है। तो ऐसे में प्रदेश भर की जो 70 विधानसभा सीट है वहां से हमें रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। तो 10 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा तस्वीर, एक धुंधली सी तस्वीर निकल के आएगी कि कहां पर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और किसके कितने प्रत्याशी यहां पर लीड कर रहे हैं 70 विधानसभा क्षेत्रों में। तो उसी पर सबकी नजर रहेगी, हम लगातार वो रुझानों को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं तो जो अभी जो सिनेरियो बनता दिख रहा है पूरे चुनाव के दौरान, जो हमने लोगों से बात करी, फिलहाल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन हालांकि ये आकलन है, जो सर्वे हैं, तमाम जो सर्वे हुए हैं वो कितने सही होते हैं, हमारे सर्वे कितना सटीक बैठता है, सारी चीजें खैर नतीजे कुछ समय में आने के बाद ही साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ईवीएम में काउंटिंग शुरू हो गई है और बहुत जल्द हमें यहाँ पर रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। उत्कर्ष, उत्कर्ष, जिस तरीके से लगातार देखो ईवीएम में काउंटिंग शुरू होगी, 10 मिनट के बाद हमें रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आधे से लेकर 1 घंटे के बीच में हमें पहला नतीजा यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के लगातार हम लोग नजर बनाए बैठे हैं, यहां पर हमारे संवाददाता लगातार जो सेंटर्स में बैठे हैं वो लोग लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती यहां पर कंप्लीट हो चुकी है और ईवीएम की गिनती यहां पर चालू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर 10 मिनट के बाद पहला रुझान यहां पर सामने आ जाएगा। जो भी सर्वे थे, जो भी आकलन थे, कितने सही थे, जनता किसके हाथ में ये बागडोर सौंपेगी पूरे प्रदेश की, दोबारा से भाजपा यहां पर लौटती है या फिर कांग्रेस दोबारा से यहां पर सत्ता में वापसी करती है, कुछ ही देर में इसका फैसला हो जाएगा। और रुझानों के जरिए हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्या भाजपा दोबारा आ रही है या कांग्रेस यहां पर लौटी है। फिलहाल ईवीएम में गिनती यहां पर चालू हो गई, सभी जगहों पर, सभी 70 सेंटर्स पे जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल गिनती वहां पर चालू है और क्या आकलन रहेगा, क्या कौन आगे रहेगा, तो कुछ ही देर में इसकी तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन हमारा जो सर्वे था, जो हम लोग लगातार लोगों को दिखा रहे थे, कि जो हमने लोगों से बात की थी कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। 30, हालांकि जादुई आंकड़ा वो नहीं छू पा रही है, लेकिन 30 से लेके
34 सीटों के आसपास वहां पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर भी उम्मीद करते हैं कि भाजपा 23 से 24 सीटें भाजपा को यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या तस्वीर निकलेगी, क्या वास्तविकता होगी, उसका नतीजा बाद में ही सामने आएगा। उत्कर्ष, तस्वीरें रुझानों में सामने आई थी। रुझानों के मुताबिक भाजपा दूसरे नंबर पर आ रही थी, पहले पायदान पर कांग्रेस आ रही थी। भाजपा की बात करें तो बार बार उसने रुझानों को लेकर के यही कहा कि ये सभी के अपने व्यक्तिगत विचार होंगे। हालांकि उसने उम्मीद जताई थी कि बड़ी पार्टी के तौर पर वही उभरेगी। क्या किस तरह की बेचैनी रुझानों को लेकर के भाजपा में देखी गई? बिल्कुल उत्कर्ष, अगर बात करें तो मतगणना शुरू हो गई है ईवीएम में और कुल मिला के 10 मिनट के बाद हमें पहला रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखा जाए तो आधे घंटे या 1 घंटे के बाद पहला नतीजा सामने आ जाएगा, क्योंकि कुछ सीटें बहुत छोटी है जहां पर उम्मीद कर रहे हैं कि 1 घंटे के बाद हमें पहला नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा कि किसको लोगों ने चुना है। क्या भाजपा को वो दोबारा से सत्ता की बागडोर सौंपते हैं या फिर कांग्रेस दोबारा से यहाँ पर उत्तराखंड में लौटती है। तो फिलहाल लेकिन सर्वे जो शुरुआती आंकलन निकल के सामने आ रहा है, कांग्रेसी उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। कांग्रेसी को थोड़ा जश्न का माहौल उनमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका मानना है तमाम सर्वे में कांग्रेस इस बार यहां पर आगे दिखाई दे रही थी। हालांकि रामदेव की बात करें या अन्ना फैक्टर की बात करें, बहुत ज्यादा यहां पर वो काम नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर उनका यहां पर जो मुद्दा था वो यहां पर काम जरूर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी रही है। उत्कर्ष, बिल्कुल दीपक, यहाँ पर रोकेंगे आपको दर्शकों एक बार फिर से बता दें कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम जो आशंकाएं थी, तमाम जो अनुमान लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, सब साफ हो जाएंगे कि क्या कुछ परिणाम के तौर पर सामने आने वाला है। रतन नेगी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। रतन, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह की बेचैनी और हलचल देखी जा रही है इस समय? हाँ बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट यहाँ पर, पोस्टल बैलेट की गिनती यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हाँ, लगा अनाउंस हो रहा है कि पोस्टल बैलेट अब शुरू होने वाले, पोस्टल बैलेट होंगे। और बेचैनी यहाँ पर साफ देखी जा रही है। यहाँ पर जो भाजपा के अगर बात करें राजपुर के जो प्रत्याशी चुनाव पर रविंद्र कटियार वो यहाँ पर मौजूद है। राजकुमार यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो मौजूद है, और उनके समर्थक है वो गेट के बाहर अभी से उनका तांता लगना शुरू हो गया है। और तो बेचैनी साथ देखी जाती है। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो यहाँ पर आने से पहले, जैसे कि कुछ मंदिरों की तरफ जाते हुए नजर आए, डाक काली माता मंदिर की तरफ लोग जाते हुए दिखे। तो बेचैनी यहाँ पर है। आरओ जो प्रत्याशी है उनके आरओ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपनी अपनी जगह उन्होंने संभाल लिए हैं, अपनी अपनी टेबलों में आरओ बैठ गए। यहाँ तक कि पूर्णतः प्रशासन सहित जो आरओ है, यहाँ प्रशासन ने जहाँ अपनी पूरी कमर कसी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, वहीं जो प्रत्याशी है उनके समर्थक सहित उन्होंने जो आरओ निर्धारित किए थे, जिनको वहाँ आरओ बनाया था, उन्होंने अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। बिल्कुल रतन, क्या उम्मीद जताई जा रही, कितनी देर में परिणाम आना शुरू हो जाएंगे? देखिए आशीष, परिणाम की गिनती पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट की अगर बात करें आशीष, तो जिले में 9,745 पोस्टल बैलेट हैं। और अगर बात करें पोस्टल बैलेट की संख्या की, तो जिले में जहां 9,745 पोस्टल बैलेट है, सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट मसूरी विधानसभा में है। मसूरी विधानसभा में 2,000 से अधिक पोस्टल बैलेट अपनी भूमिका निभाएंगे। और मसूरी में अगर जो टक्कर सीधी देखी जा रही है वो जोत सिंह गुंसोला कांग्रेस के और भाजपा के गणेश जोशी के बीच में टक्कर है। गणेश जोशी पूर्व फौजी रहे हैं, शायद पोस्टल बैलेट उनको मिले या कितना पड़े ये इसमें अहम निर्णय होगा, क्योंकि पोस्टल इस बार जो चुनाव हुए यहाँ से, इस बार जो समीकरण बदले हैं, जो सीट का परिसमन हुआ था, उसको देख करके जो पोस्टल बैलेट है वो एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। भाजपा लगातार पोस्टल बैलेट को अपना बताती आई है। अब पिछले जो 2002 के चुनाव की बात करें या 2007 के चुनाव की बात करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पोस्टल बैलेट का से जो बहुमत प्राप्त हुआ वो भाजपा को ज्यादा मिला था। इस बार पोस्टल बैलेट को लेकर काफी महासंग्राम भी छिड़ा था, भाजपा कांग्रेस में काफी नोकझोंक भी हुई थी, निर्वाचन आयोग तक बात चली गई थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पोस्टल बैलेट को लेकर कितनी बेचैनी भाजपा और कांग्रेस में होगी। हेलो हेलो तो तमाम जगहों पर, मतगणना केंद्रों पर किस तरह का नज़ारा है, नेटवर्क 10 ने सबसे पहले आपको दिखाया है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब तमाम तरह से तस्वीरें साफ होना भी शुरू हो गई हैं। इस समय हमारे साथ हल्द्वानी से रेणु अधिकारी जुड़ चुकी हैं, फोन लाइन पर प्रत्याशी हैं वो भी, और उनसे बात करेंगे। रेणु जी, किस तरह का माहौल की परिणामों की अपेक्षा कर रही हैं आप?
बिल्कुल बहुत अच्छा परिणाम होगा। बिल्कुल परिणाम जो होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बिल्कुल। और इस बार जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, हमारी सरकार बनेगी। रेणु जी, जिस तरीके से रुझान सामने आए थे उसमें तो भाजपा को काफी 23 प्लस के करीब में सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ रही थी। रुझानों का ये कहना था, आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ रुझान आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, रुझान तो एक मतलब एक अनुमानित ये आंकड़ा लगा के बताया जाता है, लेकिन जो वास्तविकता होती है तो ईवीएम के अंदर क्या चल रहा है ये तो कोई बता नहीं सकता ना। तो हम सब इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानते हैं और हमें 110%, 108% हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी का परचम लगाएगा, क्योंकि इस बार सभी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, क्योंकि व्यक्ति ये कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है इससे बहुत परेशान है। हाँ, लेकिन रेणु जी, एग्जिट पोल बीजेपी को हरा रहे हैं, ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, एग्जिट पोल में हम लोग विश्वास नहीं करते। इससे पहले भी 2007 और 2009 में एग्जिट पोल बता रहा था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग हम लोग कोई डिसीजन ले लें। एग्जिट पोल जो कहेगा वो अपनी बात होती है, वो भी एक अनुमानित, एग्जिट पोल भी अनुमान लगा के बताया जाता है। लेकिन वास्तविकता है, जो मैंने पहले भी बोला, अब भी बोले, कि वो ईवीएम के अंदर है और निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा। बिल्कुल रेणु जी, अगर माना जाए यहाँ पर जिस तरीके से अन्ना फैक्टर हो या फिर रामदेव का मुद्दा हो, ये मामले भी असर डालने वाले थे। उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन इस तरीके से जो रुझान सामने आए उनके बाद क्या कहेंगे आप कि अन्ना फैक्टर हुआ या फिर रामदेव का मुद्दा हुआ, ये काम नहीं किए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम बिल्कुल नहीं मानते हैं कि अन्ना जी का जो फैक्टर है वो भी बिल्कुल काम किया है, रामदेव जी का भी बिल्कुल फैक्टर काम किया है। और इसका चंद घंटों बाद इसका हकीकत वास्तविकता सामने आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ही बिल्कुल सरकार बना रही है। और हम निश्चित रूप से हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो देश में महंगाई का बोलबाला है, इसको लेके सभी लोग बिल्कुल परेशान है। और हर एक युवा ने, हर एक व्यक्ति ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कांग्रेस के जो सरकार है इससे बहुत परेशान है। और बिल्कुल अन्ना फैक्टर हम बिल्कुल चला है। हमने बिल्कुल रेणु जी, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे आपसे कि खंडूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पर रहे भी, और इनकी छवि का फायदा कितना मिलने वाला है भाजपा को प्रदेश में? खंडूड़ी जी जो हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी बहुत साफ सुथरी छवि थी, है और हमेशा रहेगी। उन्होंने बिल्कुल हर कार्य में, चाहे भर्ती का विषय हो, चाहे कोई भी, हर एक चीज में उन्होंने पारदर्शिता बरती है, जिसे हर एक युवा के दिल में यही है कि खंडूड़ी जी जरूरी है। वास्तव में खंडूड़ी जी जरूरी है और इसको ये फैक्टर भी बहुत काम किया है। और मैं बार बार यही कहनी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जो भी एग्जिट, ये जो आंकड़े बताए जाना, हम बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये सब अनुमानित एक अलग अलग जगह से, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई मतलब आंकड़े नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल उनके पक्ष में भी अच्छी सीटें बताई जा रही हैं और ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अभी कुछ देर बाद आप लोगों के सामने सारा मामला बिल्कुल साफ होगा और पूरी तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल हमारे ही भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो भाजपा की वरिष्ठ नेता रेणु अधिकारी इस समय हमारे साथ जुड़ी थी फोन लाइन पर। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी भी हैं वो, कि भाजपा को लेकर के जो रुझान सामने आए, जिस तरीके से भाजपा को पीछे होता हुआ दिखाया गया है, वो तस्वीरें सिर्फ रुझान है, वो सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कहना है उनका। और इसके साथ में जो परिणाम सामने आएंगे भाजपा उसमें पूरे बड़े रूप में सामने आएगी इस बार फिर प्रदेश में। फिलहाल इस समय एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगी दीपक के साथ। दीपक, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, परिणाम आने वाले हैं, बेचैनी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस की बात की जाए अगर, तो कांग्रेस में किस तरह का अब रुझान ने कांग्रेस को बड़ी पार्टी के तौर पर भी सामने आने के लिए कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आएगी, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाएगा। ऐसे में क्या स्थितियां बनती नजर आएंगी, कैसे बनेगी सरकार?
नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो शुरुआती रुझान आए थे, शुरुआती जो आंकड़े आए थे, उसके बाद कांग्रेस हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही थी, लेकिन जादुई आंकड़ा जो 36 का है उसके पास करीब जाती नहीं दिख रही है। कांग्रेस अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो लाती, जो हमारा आकलन है, जो हमारा जो सर्वे था उसके अनुसार 30 से लेकर 34 तक कांग्रेस सिमटती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में भाजपा भी हालांकि 24 से लेकर 25 सीटों के आसपास पहुंच रही है और निर्दलीय के खाते में इस बार कुछ सीटें ज़्यादा आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने सरकार बनाने को लेकर अपनी जोड़तोड़ शुरू कर दी है। मैं बात करूं, एक दिन पहले ही खंडूरी ने यहाँ पर बैठक ली थी, उसके बाद कांग्रेस की यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें उन लोगों ने नतीजे आने से पहले ही कि अगर किस संभावित नतीजों के आधार पर अगर वो लोग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आते हैं तो कैसे वो सरकार बनाएंगे, किसके समर्थन की उन्हें जरूरत होगी, इसकी जोड़तोड़ शुरू हो गई, इसकी कवायद शुरू हो गई है। कौन कौन ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्हें वो अपने साथ ले सकते हैं, या फिर बसपा हो या यूकेडी हो या यूआरएम रक्षा मोर्चा हो, इन सबसे किससे वो गठबंधन कर सकते हैं, इसको लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही थी। और कहीं ना कहीं इस पर पूरा वो लोग काम कर रहे हैं और एक गुट लगातार हालांकि उस पर नज़र बनाए हुए हैं मतगणना पर, लेकिन एक गुट लगातार इस पर भी नज़र बनाए हुए है कि जैसे ही कोई निर्दलीय जीतता है या दूसरी कोई छोटी पार्टी की अगर कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो उससे संपर्क कर कैसे उसे तोड़कर अपने साथ मिलाया जाए ताकि सरकार बनाने में उनको यहाँ पर कठिनाई ना हो। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में ये स्थितियां ज़्यादा आसान नजर आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस 30 से लेकर 34 के आसपास यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारा आकलन है, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, हालांकि पहला रुझान अभी तक सामने नहीं आया है कि कौन सी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर पहला रुझान सामने आ जाएगा कि कौन सी प्रत्याशी के प्रत्याशी आगे चल रहा है और उम्मीद करते हैं आधे या 1 घंटे के अंदर पहला नतीजा भी हमें मिल जाएगा। जो छोटी विधानसभाएं हैं जहां पर काउंटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी कि कौन प्रत्याशी वहां पर जीत रहा है, तो इसी पर सबकी नजर है। इसी कवायद को लेकर राजनीतिक दल के जो आला दिग्गज नेता हैं वो नजर बनाए हुए हैं और पूरी गणित वो तैयार कर रहे हैं, पूरा समीकरण पर नजर वो लोग बनाए रखे हैं कि कैसे सरकार गठन हो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता, 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है। और भाजपा ने जिस तरीके से खंडूरी को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था, खंडूरी है जरूरी का नारा दिया था, तो कहीं ना कहीं भाजपा नहीं खोने देना चाहती अपने हाथ से सत्ता और चाहती है दोबारा से उसके हाथ में ही प्रदेश की कमान रहे। लेकिन एक चीज का जिक्र मैं करना चाहूंगा, हालांकि भाजपा उम्मीद तो कर रही है लेकिन तमाम सर्वे और आकलन में वो पिछड़ती नजर आ रही है, जो हमने भी सर्वे किया था। लेकिन खुद खंडूरी की सीट यहाँ पर बहुत ही कांटे की लड़ाई में फंसी हुई है क्योंकि खंडूरी कोटद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी काफी बवाल हुआ था मतदान से 2 दिन पहले और सुरेंद्र सिंह नेगी जो कांग्रेस के प्रत्याशी कड़ी टक्कर उनको दे रहे हैं। ऐसे में उस सीट पर भी सबकी निगाहें बरकरार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की निगाह साथ साथ भाजपा उस सीट पर ज्यादा जोर दे रही है कि भाजपा को कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगानी है उस सीट को जीतने के लिए और पोस्टल बैलेट अहम भूमिका निभा सकता है उसमें, जैसा भी पूर्व में देखा गया है उत्तराखंड के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट की गिनती भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ऐसे में उस सीट पर क्या होगा और कांग्रेस अगर जीतती है तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, उसकी जोड़तोड़ शुरू है। टोटल सभी राजनीतिक दिग्गज उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि रुझान, अभी सबका इंतजार है कि पहला रुझान सामने आए, किसके पक्ष में आता है, कहां पर किस पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल सभी की नजरें उसी पर लगी हुई है और उम्मीद कर रहे हैं 10 से 15 मिनट में वो रुझान सामने आ जाएगा। उत्कर्ष कि जल्द से जल्द रुझान सामने आने, परिणाम सामने आने लगेंगे और लोगों की जो बेसब्री रही है परिणामों को लेकर के वो भी साफ होने लगेगी, लोगों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कांग्रेस, अगर जिस तरीके से रुझानों ने कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इन परिणामों में रखा है, तो क्या उम्मीद की जाए? अभी कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्रियों की पार्टी भी कहा जाता है, तो ऐसे में क्या एक नई जद्दोजहद, अगर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो नई जद्दोजहद मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर के, मुख्यमंत्री को चुनने को लेकर के भी हो जाएगी कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल जैसा हमने दिखाया था कि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में तकरीबन 5 से 6 ऐसे दावेदार हैं तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ऐसा कोई चेहरा सामने जनता के सामने नहीं रखा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ये मुख्यमंत्री होगा। हालांकि भाजपा ने खंडूरी को जरूर प्रोजेक्ट किया था, लेकिन कांग्रेस की पहले मैं बात करना चाहूंगा तो कांग्रेस में जो सबसे प्रबल दावेदार अभी उभर के सामने आ रहे हैं, हरीश रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो हरिद्वार से सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद दौड़ में सबसे आगे वो हैं और प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से वो लोग यहाँ की राजनीति कर रहे हैं। एक सुनहरा अवसर उनके पास है, जैसा आकलन दिखा भी है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में हरीश रावत भी इस मौके को नहीं खोना चाहेंगे, पूरी जोड़तोड़ उन्होंने लगा रखी है और टिकट का बंटवारा यहां पर हुआ था उत्तराखंड में, उसमें भी उनकी महती भूमिका रही थी और उनके प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ रहे थे बहुत जगह से। तो ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि हरीश रावत यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनती। लेकिन एक पेंच जो हरीश रावत को लगातार परेशान कर रहा होगा कि हरीश रावत सांसद हैं और जैसी स्थिति कांग्रेस की अभी केंद्र में है, उस स्थिति में कांग्रेस अपना एक भी सांसद यहां से कम होने देना नहीं चाहेगी, क्योंकि हरिद्वार वाली सीट कांग्रेस बड़ी मुश्किल से जीती थी। अगर वहां पर उपचुनाव होता है तो वहां पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक सांसद कहीं कांग्रेस को खोना ना पड़े, ऐसी स्थितियां बरकरार रह सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कई सारे दावेदार यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं जो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं अपने पक्ष में। पहला नाम देना चाहूंगा हरक सिंह रावत का।
हालांकि हरक सिंह रावत की राह थोड़ी सी मुश्किल इस वजह से हो जाती है क्योंकि इस बार अपनी परंपरागत सीट डोईवाला की जगह रुद्रप्रयाग से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर कड़ी टक्कर मिल रही है उन्हें मातवर सिंह कंडारी से, क्योंकि मातवर सिंह कंडारी वहीं से चुनाव लड़ते आए हैं और उन्हीं के साड़ू भाई भी हैं। तो ऐसे में हरक सिंह रावत थोड़ा पीछे यहाँ पर रह सकते हैं अगर वो चुनाव वहां पर हार गए तो। इसके बाद दो चेहरे और बनते हैं कांग्रेस के सामने। पहला चेहरा यशपाल आर्य। कांग्रेस कहीं ना कहीं दलितों को खुश करने के लिए दलित कार्ड यहाँ पर खेल सकता है और यशपाल आर्य की दावेदारी यहाँ पर मजबूत होती दिखती है दलित कार्ड के रूप में। इसके साथ साथ महिलाओं की अगर बात करें तो इंदिरा हृदय भी यहाँ पर मजबूत दावेदार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस महिला आरक्षण की लगातार बात जो करते रहता है उसको लेकर कांग्रेस इंदिरा हृदय को यहां पर मुख्यमंत्री बना सकता है। इसके साथ साथ और भी कई सारे नाम निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर फिलहाल यही नाम घूम रहे हैं क्योंकि हरीश रावत कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से ये सुनहरा मौका निकल जाए। बार बार ये मौका नहीं आता और जो कुर्सी का खेल है सबसे बड़ा खेल यही होता है राजनीति में और हर कोई इसी जगत में लगा है कि किसी तरह कुर्सी उनको मिल जाए। थोड़ा भाजपा का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस आगे आती दिखाई दे रही है सर्वे में, लेकिन भाजपा ने खंडूरी को प्रोजेक्ट तो कर दिया है, लेकिन जिस मुकाबले में खंडूरी फंसे हैं कोटद्वार में वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर खंडूरी वहां से चुनाव हारते हैं और भाजपा इस स्थिति में आती है कि भाजपा वहां सरकार फॉर्म करे प्रदेश में दोबारा से, तो उस स्थिति में जो सबसे आगे जो नाम है शायद इस भगत सिंह कोश्यारी का नाम अभी तक निकल के आ रहा है, जो चौंकाने वाला नाम जरूर है क्योंकि यहाँ फिलहाल राज्यसभा सांसद होने के बाद से प्रदेश की राजनीति से एक तरीके से वो नाराज हैं, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री पूर्व में यहाँ पर रहे हैं, उनको यहाँ का अनुभव है। ऐसे में भाजपा आलाकमान उन पर यहाँ पर भरोसा जता सकता है और वो अपनी परंपरागत सीट कपकोट से दोबारा से चुनाव लड़कर यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक नाम और निशंक की मैं बात करना चाहूंगा। हालांकि निशंक को भाजपा हटा चुकी है, लेकिन जब कोई विकल्प यहाँ पर भाजपा के पास नहीं होगा क्योंकि भाजपा के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई बहुत बड़े नाम यहाँ पर नहीं है कांग्रेस की तरह। सिर्फ खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी और निशंक का यहाँ पर नाम है। निशंक के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती है उनके पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन एक नाम और यहाँ पर सामने आ रहा है, प्रकाश पंत का नाम धीमे से उभर कर आ रहा है। तो ऐसे में प्रकाश पंत की दावेदारी भी थोड़ा बहुत मजबूत होती है, लेकिन इस बार प्रकाश पंत की सीट खुद कांटे की टक्कर में फंसी है। पिथौरागढ़ में मयूख महर कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने है जो अपनी कनाली छिना परंपरागत सीट के परिसीमन में खत्म हो जाने के बाद पिथौरागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ी पेशोपस में है कि आखिर अगर खंडूरी बाई चांस चुनाव हारते हैं और भाजपा इस स्थिति में आती है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो लेकिन फिलहाल जो सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस आगे निकल रही है, तो हालांकि तैयारी दोनों ही पार्टी कर रही है कि किसी भी तरह प्रदेश की सत्ता में वो दोबारा से काबिज हो। हालांकि कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और कौन यहां का मुख्यमंत्री होगा। उत्कर्ष। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से रुझानों ने भी कांग्रेस को बड़ी पार्टी के तौर पर रखा, भाजपा को दूसरे नंबर पर रखा, क्या बताएंगे? अन्ना फैक्टर की बात की जाए, रामदेव फैक्टर की बात की जाए, बीजेपी को फायदा मिलने की बात की जा रही थी, लेकिन बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आई है। क्या वजह क्या सामने आई है? नहीं, बिल्कुल मैं अन्ना फैक्टर की बात करूं तो बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। रामदेव ने वहां पर जो आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, उससे भी बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि उसको इसका फायदा मिलेगा और उसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर निशंक जो भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे थे उनको हटाकर खंडूरी के चेहरे से अपनी जो भ्रष्टाचार के आरोप उनको ढकने का प्रयास किया था। तो जिसके बाद कहीं ना कहीं उसको उम्मीद थी कि यहाँ पर उसका फायदा मिलेगा। टीम अन्ना ने यहाँ पर प्रचार किया था, लेकिन और कांग्रेस को उसका सीधा नुकसान होगा क्योंकि जिस तरीके से रामदेव और निशंक लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, लोगों ने जो अन्ना का जन आंदोलन था, जो रामदेव ने काला धन के खिलाफ आंदोलन किया था, उसको पकड़ा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ वहाँ पर भ्रष्टाचार की थीम को पकड़ा है। उन्होंने किसी पार्टी विशेष या प्रत्याशी को नहीं पकड़ा, भ्रष्टाचार की थीम को पकड़ा है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोपों से गिरे हैं तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है इस चुनाव में और कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है क्योंकि भाजपा की यहाँ पर 5 साल सरकार रही है और भाजपा पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मुख्यमंत्री इसी वजह से भाजपा ने बदला और खंडूरी का चेहरा यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था। उत्कर्ष। जी उत्कर्ष। चाहेंगे कोटद्वार से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रदीप, उनसे बात करेंगे। प्रदीप, किस तरह का नजारा है वहां पर? खंडूरी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साधु, यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट है अभी यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट को खोला गया है और अभी उनकी मतगणना का दौर शुरू हो चुका है। कोटद्वार से लेकर पौड़ी से लेकर श्रीनगर से लेकर 6 विधानसभा सीट पौड़ी जिले में आती हैं और पौड़ी का जो इंटर कॉलेज है वहां पर मतगणना शुरू हो रही है। यहाँ पर प्रशासन का काफी दारोमदार है और प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर काफी चाक चौबंद सुरक्षा है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल प्रदीप, बड़े नेता, बड़े कद के नेता वहां से कोटद्वार से लड़ रहे हैं और ऐसे में किस तरह की उम्मीदें, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई होती हैं, बड़े नेताओं पर तो विशेष तौर पर टिकी होती हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीदें क्या की जा रही हैं?
मैं आपका सवाल बिल्कुल सही है। पौड़ी जिला ऐसा जिला है जिसने उत्तराखंड को दो मुख्यमंत्री दिए हैं, और इस विधानसभा में देखने वाली बात ये थी कि मुख्यमंत्री भी पौड़ी जिले से आते थे और नेता प्रतिपक्ष भी पौड़ी जिले से आते थे। और जो पौड़ी की कोटद्वार विधानसभा है वो अपने आप में ही वीआईपी विधानसभा हो चुकी है, और तमाम देश की पूरी मीडिया की नजर इस समय पौड़ी विधानसभा सीट, कोटद्वार विधानसभा सीट पर लगी है। और सियासी हलकों में ये बताया जा रहा है कि पौड़ी की जो गणित है, जो 6 विधानसभा सीट है, जो परिणाम यहाँ से निकल कर आएंगे उत्तराखंड की तीसरी विधानसभा में, उसका बहुत बड़ा योगदान होगा और बहुत इंपॉर्टेंस उसकी होगी। बिल्कुल प्रदीप, जो पोस्टल बैलेट वापस लौटे हैं, क्या उसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है भाजपा को? कि भारतीय जनता पार्टी का आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि पोस्टल बैलेट जितने भी हुए हैं उसमें 70 से 80% उनके पक्ष में गया है, और इस बार जितने भी पोस्टल बैलेट वापस आए हैं इसी वजह से। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो कोटद्वार में क्या नजारा है ये भी आपने देखा, हमारे संवाददाता ने तमाम वहाँ की तस्वीरों को साफ किया आपके सामने, किस तरह से लोगों में बेचैनी है और परिणामों को लेकर के इंतजार भी लोगों के दिलों में है। ऐसे में अब तस्वीरें तमाम जगहों की आपको हमने दिखाई हैं। सबसे पहले नेटवर्क 10 ने आपको सुबह से ही ये तस्वीरें दिखाई हैं, किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है मतगणना केंद्रों पर। इसके साथ ही काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है, परिणामों का इंतजार चंद पलों में खत्म होने वाला है। थोड़ा सा ही वक्त बचा है जब सारी तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी, क्योंकि ईवीएम से काउंटिंग में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला है। हालांकि इंतजार में लोगों ने वक्त ज़रूर लगाया है। तो तमाम जगह की ताज़ा तस्वीरें नेटवर्क 10 पर आपने देखी हैं। सबसे तेज़ सारे हालात, सारी हलचल से आपको वाकिफ कराया नेटवर्क 10 ने। आपको बता दें कि तो परिणामों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। चंद ही पलों में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जनता की या फिर उन प्रत्याशियों की जो मैदान में रहे, काफ़ी मेहनत उन लोगों ने भी की, अब उनको अपना परिणाम जानने की भी बेसब्री उतनी ही ज़्यादा है, और तमाम तस्वीरें थोड़ी देर में बस साफ होने वाली हैं। नेटवर्क 10 पर आपने सुबह से ही वो तस्वीरें देखी हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी हैं कि कहां पर हल्द्वानी में क्या नज़ारा रहा है, इसके साथ ही अल्मोड़ा में क्या नज़ारा रहा है, कहां पर स्थितियां किस तरह से बन रही हैं। वहां पर सारी चीज़ें, सारी तस्वीरें आपके सामने हम लगातार रखते जा रहे हैं, और सबसे तेज़ परिणाम भी आप तक लेकर हम पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहाँ मतगणना आज होनी थी, मतगणना को लेकर के तमाम तरह की हलचलें भी थी। वहीं मौसम भी सूबे में कई जगहों पर खराब रहा है, मौसम का भी असर देखने को मिला है। अल्मोड़ा की बात की जाए तो वहां पर बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई है। हालांकि मौसम ने करवट एकाएक ली है, और जिसकी वजह से मतगणना के काम पे थोड़ा बहुत ज़रूर असर पड़ा। तो तमाम जगह की तस्वीरें देखने के बाद एक बार फिर से चलेंगे अपने सहयोगी दीपक के पास। दीपक, चंद पल अभी और बचे हैं, बेसब्री का ये जो इंतजार का जो ये पल है ये कट नहीं रहा है। दीपक, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी 11 सीटों को जो रुझान हमारे पास सामने आए हैं, जिसमें से 4 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 3 पर अदर्स आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती आकलन लगाया जा रहा था कि कांग्रेस आगे रहेगी, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है जिसमें दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। 4-4 सीटों के पर दोनों पार्टी आगे चल रही है। इसके साथ 3 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं, जिसमें यूकेडी, रक्षा मोर्चा और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर आगे। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं और धीमे धीमे रुझान बढ़ेंगे, और थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई में कौन सी पार्टी के प्रत्याशी आगे रहेंगे, और उसके आधे 1 घंटे के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे कि रुझान नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी की यहां पर ज्यादा सीटें जीतती है और प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि जो आकलन, तमाम सर्वे बताए जा रहे थे कि कांग्रेस आगे रहेगी, लेकिन शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही 4-4 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है, और अन्य भी यहां पर 3 सीटों में बढ़त बनाए हुए हैं। जिस तरीके से हमने अपने सर्वे में भी दिखाया था कि इस बार अन्य प्रत्याशी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी सरकार बनाने में, और जिस तरीके से किसी भी पार्टी को यहां पर जादुई आंकड़े के करीब कोई भी पार्टी नहीं पहुंची थी, तो अन्य की भूमिका बढ़ जाती है, और शुरुआती रुझान में 3 अन्य आगे चल रहे हैं। रुझान जो हमें लगातार मिल रहे हैं, 4 में भाजपा है, 4 में कांग्रेस और 3 में अन्य है। उत्कर्ष जी, उत्कर्ष जानना चाहेंगे यूकेडी
की बात अगर की जाए, यूकेडी ने एक विघटन को भी देखा है और इस पूरे विघटन के बाद क्या उसे इस चुनाव में किस तरह के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, हालांकि यूकेडी की अगर बात करें तो जिस तरीके से यूकेडी बात करती थी, एक क्षेत्रीय दल के रूप में शुरुआत में यूकेडी की शुरुआत हुई थी, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को यूकेडी से थी। हालांकि यूकेडी बात भी करता था कि पहाड़ के जल जंगल ज़मीन को बचाने की हम लोग बात करेंगे, उसी की लड़ाई लड़ेंगे, पहाड़ के लोगों की लड़ाई करेंगे ताकि पहाड़ में बेरोजगारी दूर हो, पहाड़ में विकास हो। लेकिन धीमे धीमे जो सिनेरियो बदलता गया, उत्तराखंड क्रांति दल की परिभाषा भी बदलती गई। उत्तराखंड क्रांति दल कभी भी पहाड़ के मुद्दों को सही तरीके से उठा ही नहीं पाया, या यूँ कहें कि उन्होंने मुद्दों को उठाया लेकिन उन मुद्दों को वो लोग कभी भी अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए, उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं जो यूकेडी के अंदर जो नेता थे, उनकी आपसी लड़ाई कहें या उनमें गुटबाजी कहें, कहीं ना कहीं उनमें आगे बढ़ने की होड़ थी एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय मुद्दे थे वो कहीं पीछे छूट गए, और जिसका यहाँ पर जो परिणाम था यूकेडी को भुगतना पड़ा, और यूकेडी जिसकी वजह से धीमे धीमे उनकी यहाँ पर लोकप्रियता कम होती गई। और लगातार पिछले हम चुनाव में हम देख रहे हैं तो उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सीटें लगातार कम हो रही हैं, और इस बार का भी जो सर्वे है, इस बार का भी जो आकलन है, वो भी यही दर्शा रहा है कि यूकेडी 2 या 3 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी। उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। आपसे आप और भी तमाम बातचीत हम लगातार जारी रखेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री, काउंटिंग चूंकि चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और भुवन चंद खंडूरी अपने इस समय मतगणना चल रही है और आगे भी चल रहे हैं वो। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे आगे सहयोगी मोहक आएंगे और आपके साथ चर्चा को जारी रखेंगे। देहरादून हो या